हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। अभी इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम जानेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। उससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था C4H11N और हमने कहा था इसके नंबर ऑफ आइसोमर निकालने के लिए कमेंट करके बताने के लिए कि C4H11N के कितने आइसोमर बनेंगे और उनका IUPAC नाम क्या होगा। तो चलिए एक बार फिर यहां से बता देते हैं कैसे। देखिए, आइसोमर निकालने के लिए आपको हमने मेथड बताया था कि आपको सिस्टमैटिक वे पे अरेंज करना है सारे कंपाउंड और उनके नाम लिखते जाना है। एग्जैक्ट आइसोमर आपको पता चल जाएंगे बच्चों। देखिए यहां पर एक नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किसमें होता है? एमाइन में। किस फंक्शनल ग्रुप में? एमाइन में। इसका मतलब ये 4 कार्बन का एमाइन है। आइए देखते हैं बना के। तो ये CH3 CH2 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 NH2। ये देखिए हाइड्रोजन 3 और 2 5 2 7 2 9 और 2 11 यानी 11 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन N यानी कि ये क्या है? एमाइन। तो ये 4 कार्बन का एमाइन हो गया। दिस इज ब्यूटेनामाइन 1। ये होगा। अब देखिए, जब सेकंड आइसोमर बनाओगे तो हमने क्या कहा था? यहां पर देखिए 4 कार्बन की चेन रहेगी। NH2 ग्रुप अभी इस कार्बन यानी 1 से लगा हुआ है। अब आप NH2 को यहां चेंज कर दे, इसकी पोजीशन बदल दें तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइन 2। बच्चों 1 2 ब्यूटेनामाइन 2 हाइड्रोजन आप इसके लगा लीजिएगा CH3 CH2 CH CH3। इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हाइड्रोजन लगेंगे। जैसे यहाँ पर 1 तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 CH3। 1 2 तो ये क्या हो जाएगा? CH2। 1 2 3 यानी ये कार्बन हो जाएगा CH। ये फिर 1 यानी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे CH3। ऐसे होगा। जो बीच वाली बॉन्डिंग है वो दोनों कार्बन के साथ काउंट की जाती है। कार्बन ऑलवेज टेट्रावेलेंट। कार्बन की वैलेंसी कई बार बता चुके हैं, हमेशा 4 ही होगी। अब देखिए बच्चों, अगर 4 कार्बन का फिर हम लेते हैं यहाँ पे लगा के देख लिया, यहाँ लगा लिया। अगर इसके बगल में यहाँ लगाते हो तो फिर ये 1 2 नंबरिंग इधर से हो जाएगी। IUPAC आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये फिर हो गया ब्यूटेनामाइन 2 यानी इस और इस कंपाउंड में कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर 4 कार्बन से कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे बच्चों? क्या बताया था? एक कार्बन चेन छोटी कर देंगे और NH2 इसी फर्स्ट कार्बन से रखेंगे। अब जो कार्बन हटाया उसको इसी में इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट से नहीं जोड़ोगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फर्स्ट और लास्ट से क्यों नहीं जोड़ेंगे? अगर फर्स्ट और लास्ट से जोड़ दोगे तो इन्हीं में से कोई आइसोमर मिल जाएगा फिर से, चाहे ये मिल जाए या ये मिल जाए। इसलिए फर्स्ट और लास्ट से नहीं जोड़ोगे। हमारे पास ऑप्शन बचता है ये, तो इसका नाम हो गया 2 मिथिल। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मिथिल प्रोपेनामाइन 1। 2 मिथिल प्रोपेनामाइन 1 1 2 3 ये नंबरिंग होगी। इसके बाद देन फिर क्या करेंगे? यहां पर देखिए फिर 3 कार्बन की चेन लेंगे। अब NH2 को भी इधर ले आएंगे। ये देखिए बच्चों, और ये कार्बन तो यहां लगा रहेगा। ये हो जाएगा 2 मिथिल प्रोपेनामाइन 2। 2 मिथिल प्रोपेनामाइन 2 ये हो जाएगा। नाम चेंज हो जाएगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ये 4 कंपाउंड तो बन गए तुम्हारे किसके? NH2 यानी प्राइमरी एमाइन के। अगर प्राइमरी एमाइन बन रहा है इट मींस यहां पर सेकेंडरी एमाइन के भी कुछ आइसोमर बनेंगे। तो अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी एमाइन यानी NH। तो 4 कार्बन का अगर सेकेंडरी एमाइन की बात करें तो पहले हम ले ले 2 कार्बन एक तरफ और 2 कार्बन एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा N एथिल और ये 2 कार्बन इथेनामाइन। तो पूरा नाम हो गया N एथिल और ये हो जाएगा इथेनामाइन। क्या हो गया? N एथिल इथेनामाइन। बच्चों अब देखते हैं यहां पर अगला जो आइसोमर बनाएंगे इसमें क्या कर देंगे? एक तरफ 3 कार्बन कर देंगे और एक तरफ
एक कार्बन रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए N से इस बार मिथिल लगा है और ये 1 2 3, तो N मेथिल प्रोपेनामाइन 1, ये नाम हो जाएगा N मेथिल प्रोपेनामाइन 1, ये नाम होगा। और अगर हम इस CH3 को यहां से 1 की जगह यहां पे लगा दे, इस NHCH3 को इस ग्रुप को उठा के 2 पे लगा दे, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां CH3 CH NH और CH3 और एक CH3 ये लगा है, ये देखिए बीच वाले कार्बन से लगा दिया, इसकी नंबरिंग 1 2 3 ये होगी। तो 2 पे ये देखिए प्रोपेनामाइन 2 हो जाएगा और फिर वही N मेथिल प्रोपेनामाइन 2 ये हो जाएगा नेक्स्ट आइसोमर 1 2, यानी कि प्रोपेनामाइन 2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गए सेकेंडरी एमीन के, और एक आइसोमर इसका टर्सरी एमाइन का भी बनेगा, वो जगह नहीं है यहां पे लिखे दे रहे हैं बच्चों। इधर देखिए CH3 CH2 N और ये CH3 और ये CH3, ये देखिए ऐसे बन जाएगा। अब यहां पर N से 2 मिथिल लगे तो इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथिल इथेनामाइन, क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, ये नाम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपके टोटल आइसोमर मिल जाएंगे 8, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से वो आपके सामने लिखे हुए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको दोबारा से करके प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गए C4H11 के नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल आइसोमर हो गए 8, उसमें से 4 आइसोमर यानी 4 आइसोमर बनेंगे प्राइमरी एमाइन के और 3 आइसोमर बनेंगे आपके सेकेंडरी एमाइन के, और केवल एक आइसोमर ये बनेगा आपका टर्सरी एमाइन का। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हो जाएंगे 8। चलिए अब आइए आप आगे बात करते हैं, जल्दी से लिखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावयवता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविम समावयवता। बच्चों ये क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्या कह सकते हैं, यहां पर स्ट्रक्चरल और आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों सेम होंगे, लेकिन 3 डायमेंशनल अगर 3D में बात करें तो एटम और ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग होगा। यही इसमें आपका है, क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो आइए बात करते हैं इसकी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। नंबर फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। ये दोनों के बारे में जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ पार्ट 11th में है, कहीं कहीं बीच में 12th में भी आता है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 12th के पार्ट में है, 12th के सिलेबस में है। तो ये दोनों ही आपके बोर्ड, कंपटीशन और हर एग्जाम के लिए जरूरी है। तो एक एक करके इनके कंसेप्ट सीखेंगे। पहले बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो राइट डाउन क्या होता है, बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। क्या बताया बच्चों, यहां पर मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होंगे, लेकिन युग्म बंधित कार्बन यानी डबल बॉन्डेड कार्बन जो होंगे, उनसे जो एटम या ग्रुप जुड़े हैं उनकी जो अरेंजमेंट है,
उनकी जो व्यवस्था है वो क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर जैसे हमने कंपाउंड लिखा हुआ है ये 2-ब्यूटीन, ये हम क्या लिख रहे हैं यहां पर देखिए, दिस इज 2-ब्यूटीन। कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। 2-ब्यूटीन का मतलब इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 2-ब्यूटीन, ये देखिए ये क्या लिखा है 2-ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2-ब्यूटीन को इस तरह से, यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 दोनों 2-ब्यूटीन लगे, बट ये क्या है सिस 2-ब्यूटीन इसको बोलते हैं, और इसको कहते हैं बच्चों ट्रांस 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन ये बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कैसे, अगर सेम साइड में सेम ग्रुप और सेम एटम लगे होंगे तो ये होगा सिस 2-ब्यूटीन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम या सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। तो क्या लिखेंगे, इफ द सेम एटम्स और ग्रुप्स are present at same side it is called cis isomer, if same atom or groups are present on opposite side it is called trans isomer, and the isomerism is known as cis trans isomerism, इसको हम cis trans isomerism भी कहते हैं। बच्चों इसको नोट कर लें और ध्यान दे लें, अपनी कॉपी में लिख लें कि सिस आइसोमर क्या है और ट्रांस आइसोमर। यहां पर देखिए सेम साइड में आपके सेम एटम सेम ग्रुप सिस हो गया, अगर अपोजिट साइड में सेम एटम सेम ग्रुप तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। आइए कुछ इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कंडीशंस में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने बच्चों। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट लिखेंगे कंपाउंड्स मस्ट हैव कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। सबसे पहले तो यही है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। हालांकि कार्बन टू नाइट्रोजन कहीं पे डबल बॉन्ड आता है तो वो भी कुछ कंपाउंड ये आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी ये आइसोमेरिज्म होगी। और दूसरी कंडीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट एटम और ग्रुप्स। ध्यान दीजिए बच्चों, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इनसे जो एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये देखिए एक CH3 लगा है, एक H लगा है, एक CH3 लगा है, यहां भी वही चीज है। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो एटम और ग्रुप जुड़ते हैं अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों CH3 या दोनों H दोनों Cl, तो फिर वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और बात कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच गेव सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी अब जो कुछ हम कंपाउंड लिखेंगे उनमें आपको बताना है कि कौन से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो बात कर लेते हैं, नोट करेंगे 1-ब्यूटीन, क्या लिखा हुआ है बच्चों 1-ब्यूटीन, इसी तरह से 2-ब्यूटीन, ये कंपाउंड लिख लें CH3 का होल ट्वाइस, और ये डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CCl2 CH3 C C2H5 CH CH3, इसी तरह से CH3 Cl डबल बॉन्ड CH Cl, लाइक दिस। आइए बात करते हैं। तो पहले कंपाउंड में क्या होगा, ये आपका एग्जिबिट नहीं करेगा, क्यों, ये देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। बच्चों ये देखिए यहां पर दोनों अलग अलग है, इस कार्बन से एक H लगा है, एक CH3 लगा है, अलग हो गया, इधर भी एक H लगा है, एक CH3 लगा है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा।
आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए इस कार्बन से दोनों CH3, दो CH3 सेम हो गए। ये देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इधर तो ठीक है, एक H लगा है, एक CH3 लगा है, बट अगर आप इधर देखेंगे तो दो CH3 सेम ग्रुप आ गए। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इधर तो ठीक है, बट इधर देखिए दो Cl2 यानी दो Cl आ गए, सेम एटम आ गए। इसका मतलब ये भी एग्जिबिट नहीं करेगा। इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें एक CH3 लगा है, एक C2H5 लगा है, दोनों अलग ग्रुप हो गए। इसी तरह बच्चों इधर एक H लगा है, एक CH3 लगा है, दोनों अलग हो गए। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। आइए नेक्स्ट और लास्ट इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर देखेंगे तो क्या आप देखेंगे कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से जो एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक Cl है, एक CH3 है, डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर एक H है, एक Cl है, डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी कई तरह से आपके आते हैं। तो ये तो बात हो गई तुम्हारी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइए इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं और वो है बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। राइट डाउन, जल्दी से लिखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। अब बात करते हैं बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये देखिए प्रकाशिक समझौता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। कंपाउंड सेविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहां पर क्या है कि वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल यानी अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन उनका समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। आगे कैसे? द कंपाउंड्स या द आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड और क्लॉकवाइज, it is called dextrorotatory, while other which rotates the plane polarized light towards left side और एंटी क्लॉकवाइज is called levorotatory। बच्चों उसमें जो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी राइट साइड या क्लॉकवाइज घुमाएगा वो होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जबकि दूसरा जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है वो होगा लिवोरोटेटरी। इस तरह से इसके दो आइसोमर होते हैं, एक डी और एक एल। आइए आगे बात करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले कुछ इसके जरूरी टर्म हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होती है बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट? यहां पर ध्यान दीजिए, इन ऑर्डिनरी लाइट, अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं तो सबको मालूम है क्या कि वाइब्रेशंस आर पॉसिबल इन ऑल प्लेन्स। यहां पर देखिए, और उस ऑर्डिनरी लाइट को हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज निकोल प्रिज्म, अगर निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं या निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या वाइब्रेशंस आर पॉसिबल ओनली वन प्लेन व्हाइल अदर कट ऑफ। तो ये क्या बन जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। तो जब यहां पर क्या है वाइब्रेशन केवल एक ही प्लेन में होते हैं तो वो होती है आपकी क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये होता है। फिर से एक समझ लीजिए एक बार बच्चों कि ऑर्डिनरी लाइट में जो वाइब्रेशन है वो सभी प्लेन या सभी दिशाओं में होते हैं, लेकिन जब इस ऑर्डिनरी लाइट को एक इंस्ट्रूमेंट होता है निकोल प्रिज्म उससे गुजारेंगे या पास करेंगे तो वाइब्रेशंस आर पॉसिबल ओनली वन प्लेन व्हाइल अदर कट ऑफ।
इसी को बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आइसोमर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का, घुमाने का काम करते हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ये तो बात हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। चलिए आगे आइए बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं बच्चों? यहां पर क्या होता है कि केवल कुछ ही ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? रोटेट करने का कार्य करते हैं। ये सभी कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का काम करते हैं बच्चों, दे आर क्या? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। एंड द फिनोमिना या एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और उनका यह गुण क्या कहलाता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ध्रुवण घूर्णता, हिंदी टर्म थोड़े से इसमें कठिन है, तो आप कोशिश करिए इसको जानने की। इंग्लिश आसान है, आप समझ जाएंगे, बुक से पढ़ेंगे तो उसमें आपको एटलीस्ट ये टर्म मिल जाएंगे। तो ये क्या होते हैं बच्चों? यहां पर हमने बताया आपको ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो फिर से समझ ले सिंपली कि जो भी सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का काम करते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और उनका ये गुण या उनकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी। आइए एक टर्म और आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना इस टर्म के समझे हुए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं समझ पाएंगे। कायरलिटी, क्या लिखा हुआ है? कायरलिटी। अगर हम कायरलिटी की बात करें या कौन से मॉलिक्यूल कायरल होते हैं और कौन से अकायरल होते हैं, तो बात करते हैं क्या कि जो अपने मिरर पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? कायरल। और उनका ये गुण या उनकी ये प्रॉपर्टी कायरलिटी कहलाती है। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मॉलिक्यूल का कायरल होना मस्ट है। जब वो कायरल होगा तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे इंग्लिश का लेटर होता है पी, अगर इसको मिरर के सामने रखते हैं तो इसकी इमेज ऐसे आपको दिखाई देगी। तो ये क्या है? इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरी तरह से इसको क्या ढकेगा नहीं, यानी इसको पूरी तरह से कवर नहीं करेगा। इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी ये कायरल है। क्या है? कायरल है। और अगर उसको क्या कर ले, उसको और कोई लेटर लेंगे ओ या ऐसे करके, तो उसकी इमेज ऐसे दिखाई देगी। तो ये इसको क्या कर लेगा? कवर। तो ये अपने मिरर पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, सुपर इम्पोज हो रहा है, ये अपने मिरर पे सुपर इम्पोज कर जाएगा। इसका मतलब ये कायरल नहीं है। तो ये कायरल की आपकी डेफिनेशन है, या इसको ऐसे समझेंगे। इसी तरह से चलिए जैसे हम ले लें, ये लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड। क्या लिखा है बच्चों? लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है। तो इसको अगर मिरर के सामने रखेंगे तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये OH इधर नजर आएगा और H इधर नजर आएगा, ये CH3 ऐसे होगा। ये सब 3D डायग्राम होते हैं बच्चों। अब इधर देखिए, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो आप क्या देखेंगे? H के ऊपर क्या आ जाएगा? OH, और इस OH के ऊपर क्या आ जाएगा? ये वाला H। यानी ये अपने मॉलिक्यूल को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, उसको ढक नहीं रहा है यहां पर पूरी तरह से। तो ये क्या है? कायरल मॉलिक्यूल है, ये कायरल है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। आइए बात कर लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान देना है, वो क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या है? असममित कार्बन परमाणु। ये भी इसी से जुड़ा है। जब तक किसी मॉलिक्यूल में एटलीस्ट वन यानी एक असममित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। एसिमेट्रिक कार्बन एटम बच्चों वो कार्बन एटम होता है जिसकी चारों वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? चार। चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई हो, अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ी हो। जैसे यहां पर ये कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इसकी एक वैलेंसी एसिड, दूसरी वैलेंसी OH, तीसरी वैलेंसी CH3 और चौथी वैलेंसी H से लगी है। तो ये डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े, इसलिए ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ये इसकी कंडीशन होती है।
आइए बात करें, अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड, जो सामने लिखा हुआ, तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स, कौन कौन से? एक डी लैक्टिक एसिड, दूसरा एल लैक्टिक एसिड और तीसरा बच्चों होता है डीएल, या इसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो पहले हम बात करते हैं डी लैक्टिक एसिड की, डी लैक्टिक एसिड, या इसको हम प्लस भी बोलते हैं, और एल यानी माइनस लैक्टिक एसिड। अब देखिए यहां पर डी लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जबकि एल लैक्टिक एसिड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अभी अभी बताया था, इस तरह से डी और एल लैक्टिक एसिड होंगे। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, डी लैक्टिक एसिड में इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड और क्लॉकवाइज, राइट साइड रोटेट करेगा। इट मींस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं वो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बच्चों, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर एल की बात करें तो एल में क्या लिख लोगे, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, इट इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होगा, यहां पर ध्यान दीजिए। और तीसरा आता है रेसमिक मिक्सचर। क्या आता है बच्चों, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, इट इज द इक्विमॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल लैक्टिक एसिड। ये दोनों डी और एल लैक्टिक एसिड की बराबर बराबर मात्राओं का मिक्सचर होता है, और इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, डी राइट में रोटेट करेगा, एल लेफ्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बच्चों। और ये दोनों की बराबर बराबर मात्राओं का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको रेसमिक मिक्सचर या डीएल फॉर्म या प्लस माइनस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, और आज की क्लास यहीं पे इसको हम रोकेंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट आगे डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म एक ऐसा बेसिक चैप्टर है, जिसने इस चैप्टर को सीख लिया, पूरी ऑर्गेनिक उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक के कंसेप्ट इसी चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, पहले तो हम क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, फिर न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट्स क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। इसके बाद फिर अगली क्लास में आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे कंसेप्ट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, बाय बाय।